हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 4 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हाल ही में पेश किया गया बजट 2026 में बस 2026-27 के लिए कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है? तो किया गया है 53.47 लाख करोड़। हाल ही में पेश किए गए बजट 2026 में सबसे ज़्यादा किस विभाग को राशि आवंटित की गई है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री को 7.84 लाख करोड़। बजट 2026 में 16वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत रखा गया है? 41%। केंद्र सरकार के आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो बोरोइंग से 24%। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 किसके द्वारा जीता गया है? हरियाणा थंडर्स के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो आदमपुर एयरपोर्ट को। IMF द्वारा हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में योगदान देने वाले देशों में शीर्ष पे कौन है? तो चाइना है, जिसका जो है योगदान है 26.6% है, इंडिया 17% और अमेरिका 9.9%। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या दिया गया है? तो ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0 दिया गया है। इंडिया आर्मी और ITBP द्वारा अग्नि परीक्षा अभ्यास किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में उसका पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट, ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। और शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के देवनी मूरी अवशेष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के तहत किस देश में प्रदर्शित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्रीलंका में। तो भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं, ये देवनी मूरी अवशेष जो है श्रीलंका में प्रदर्शित किया जाएगा पहली बार। और ये प्रदर्शनी जो है कोलंबो में होगी, 4 से 11 फरवरी तक होगा। और ये कोलंबो के गंगा रामया मंदिर में जनता के लिए जाएगा। और इसके लिए भारत से जो है प्रतिनिधि जाएंगे श्रीलंका इसके अवशेष लेके, जिसमें जो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो है एक बार भूटान में भी इसी तरीके से प्रदर्शित किया जा चुका है भगवान बुद्ध के अवशेष। और इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिपरावा जो है बुद्ध के अवशेष है उसको भी प्रदर्शित किया गया था इंडिया में। बुद्ध से रिलेटेड जो है 4 जो है जगह हैं जो कि बुद्ध के लाइफ को रिलेट करती हैं। फर्स्ट है लुम्बिनी नेपाल, जो कि सिद्धार्थ गौतम का बर्थ प्लेस है, जो इनका जन्म जो 563 BC में हुआ था। और इसका अट्रैक्शन पॉइंट है माया देवी टेम्पल। इसके अलावा बोध गया बिहार, जहाँ पे गौतम बुद्ध को जो है एनलाइटमेंट या बोधि ट्री के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे जो गौतम बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश दिया गया था, जिसको हम तो व्हील ऑफ द धर्मा कहते हैं। और यहाँ पे जो है जो धमेक स्तूपा और ये सारनाथ स्तूपा ये सब प्रेजेंट है। इसके अलावा कुशीनगर उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जहाँ जिसको हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, तो ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं? तो ये गए हैं आर्मेनिया के आधिकारिक यात्रा पे। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भारतीय रक्षा प्रतिनिधि के साथ 4 दिवसीय यात्रा पे आर्मेनिया गए हैं। ये गए हैं रणनीतिक हितों को मजबूत करने और दीर्घकालिक रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए गए हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो विदेश मंत्री S जयशंकर, ये जो है अमेरिका की यात्रा पे भी गए हैं। ये गए हैं क्यों? ताकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, जो खनिज आपूर्ति श्रृंखला है, जो जिसकी अध्यक्षता इस बार अमेरिका कर रही है, तो उसी की अध्यक्षता में जो मंत्री स्तरीय बैठक है उसमें शामिल होने के लिए जयशंकर गए हैं। आर्मेनिया की लोकेशन देखें तो आर्मेनिया का जो है एक यहाँ पे लेक है जिसको लेक सेवान कहते हैं, ठीक है।
ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो सीमा है इधर जॉर्जिया, टर्की, अजरबैजान से लगती है। इसके अलावा जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट अरगर्स है, ठीक है। और यहाँ पे रेंजेस हैं, एक तो है सकदाक रेंज और एक है गेगहामा रेंज और बर्देंस रेंज है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो है काकस जो है रेंज इसका हिस्सा आता है, क्योंकि जो अर्मेनिया है ये जो है इसका कुछ हिस्सा जो है यूरोप में आता है और कुछ हिस्सा जो है एशिया महाद्वीप में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच वितरण पहली बार किस राज्यों के बीच जो वितरण किया जाता है उसमें पहली बार किस फॉर्मूला को जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है जीडीपी को, ठीक है। पॉपुलेशन, एरिया, इनकम तो था ही, लेकिन पहली बार जो है जीडीपी को भी कंसीडर किया गया है कि किस राज्य का जीडीपी कितना है, उसके अनुसार राज्यों को जो है केंद्र के करों से हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो अभी निर्मला सीतारमन जी द्वारा जो है 16वें वित्त आयोग जो 16 फाइनेंस कमीशन से जिसके अध्यक्ष जो है अरविंद पंगड़िया थे, उनकी अध्यक्षता का द्वारा एक रिपोर्ट जो है पेश किया गया है, जो इसका जो है 1 अप्रैल लागू होगा, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए लागू होगी। और इसमें जो है 16 फाइनेंस कमीशन ने जो है ये कहा कि सेंटर से जो है हर स्टेट को जो है जो पैसा मिलेगा, ठीक है। स्टेट से जो है जो सेंटर जो कर लेती है, टैक्स लेती है, वो फिर सेंटर में स्टेट में डिवाइड करती है। तो ये कितना देगा स्टेट को? स्टेट का हिस्सा है 41%, ठीक है। अब स्टेटों के बीच कैसे पैसे का बंटवारा होगा, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मतलब राज्यों के बीच वितरण। इसमें जो है क्या क्या चीज़ को कंसीडर किया है कि राज्यों के बीच किस किस आधार पे जो है वितरण होगा, वो होगा जनसंख्या, ठीक है। सबसे पहले पॉपुलेशन है, जनसंख्या, क्षेत्र जनसंख्या है, एरिया है, वन और पारिस्थितिक है, ठीक है, फॉरेस्ट है, और प्रति व्यक्ति आय, इनकम क्या है, और राज्यों की जीडीपी क्या है, ठीक है। तो ये फैक्टर को लेकर जो है राज्यों के बीच वितरण होगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? जीडीपी का योगदान, क्योंकि जीडीपी का जो योगदान उसका वेटेज रखा गया है 10%, और जो क्षेत्रफल जो एरिया जो था जिसका पहले 15% वेटेज रखा था उसको घटाकर 10% किया गया है। जीडीपी को इसलिए किया गया है कंसीडर, क्योंकि पहले जो साउथ के जो इंडिया में जो साउथ के जो स्टेट हैं उनकी जो जीडीपी है, उनका जो केंद्र में जो करों का योगदान है, जो टैक्स देती है या सेंटर के पास जो टैक्स जाता है इन स्टेटों से, वो ज़्यादा जाता है इन कंपैरिजन ऑफ द नॉर्थन स्टेट। तो उनकी मांग ये थी कि हम जो है राज्य जो सेंटर को हम जीडीपी में योगदान देते हैं, उसके बावजूद जो है हमें सेंटर से जो पैसा मिलता है, अनुदान मिलता है, कर में हिस्सा जो मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ द नॉर्थन स्टेट। उन्हें ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो उतना देते भी नहीं है, और उसके अलावा जो है उनका इकोनॉमी कम होने के कारण जो है सेंटर जो है उनको ज़्यादा देती है पैसा नॉर्थन स्टेट को, ताकि वो डेवलप कर सकें और योगदान कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो है जीडीपी को भी कंसीडर किया गया है, जिससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है कर्नाटक को, जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, उसके बाद केरल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमी किसको इस फॉर्मूले से कमी होगी? मध्य प्रदेश को होगी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल और मेघालय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस के उत्पाद को खाड़ी देशों में भेजा जाएगा? तो इसका संबंध है उत्तराखंड से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने राज्य के स्थानीय उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के लिए अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस लॉन्च किया था। ये लॉन्च जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2023 में किया गया था देहरादून से, और इसके बाद जो है इसका एक जो है एक ब्रांड एक विभाग भी बना, ठीक है। तो अभी दुबई में जो गल्फ फूड हुआ था ना, तो यहाँ पे जो इसके उत्पाद को जो है 2026 का जो दुबई में हुआ था, तो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था यही अम्ब्रेला उत्पाद को। तो इसके बाद जो है खाड़ी देशों के द्वारा जो है इसको खरीदने में रुचि दिखाई गई है, तो ये अभी भेजा जाएगा। इससे पहले अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा को भी भेजा जा चुका है।
उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला पहला देश का पहला राज्य जो है ये उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड द्वारा जो है देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया गया है और यहाँ से जो है देवभूमि परिवार योजना के तहत जो है सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया गया है। सॉरी, ये 2 बार रिपीट हो गया। और हाल ही में जो है जो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है उसका जो है 60 वर्षों में ये 36 किलोमीटर तक सिकुड़ गया, ऐसी रिपोर्ट आई थी। मनोज कुमार गुप्ता को जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो ठीक है, तो 6 से 23 अगस्त तक ई स्पोर्ट्स, ठीक है, ई स्पोर्ट्स होगा और इसकी मेजबानी जो है ये सऊदी अरेबिया करेगा, जिसमें 24 खेल का आयोजन होगा और 100 से अधिक देशों के करीब 200 क्लब चुनौती पेश करने उतरेंगे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन गेमिंग का एक बहुत बड़ा जो है मैच होने वाला है। इसके अलावा गेम से एक और फैक्ट देखें तो भारतीय युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शीर्ष वर्तिया प्राप्त और दुनिया के 10वें नंबर की खिलाड़ी इंग्लैंड की जॉर्जिना केनेडी को हराकर वाशिंगटन में PSA कांस्य स्तर का खिताब जीता है। ठीक है, और ये इनका जो है ये खिताब ये इनका करियर का 15वां खिताब है। इसके अलावा जो है उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे अर्जुन एरोगेसी को हरा के जो है इन्होंने जो है टाटा स्टील मास्टर का खिताब अभी अपने नाम कर लिया है। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो विश्व चैंपियन डी कुकेश जो है इस टूर्नामेंट में जो है वो 8th पोजीशन पे रहे हैं और ये भारतीय खिलाड़ियों में जो है ये सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के दतिया नशा मुक्ति भारत अभियान को USA वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है? तो दतिया जगह जो है ये मध्य प्रदेश में आता है। तो दतिया जिले के कलेक्टर स्वप्निल बानखरे के नेतृत्व में ये आयोजन जो है 9 अक्टूबर 2025 को हुआ था, जिसके दौरान 4,50,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया था। तो इसी के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश से फैक्ट देखें तो मध्य प्रदेश का NH-45 को देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क शुरू किया गया है। इसके अलावा जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का तीसरा चीता पुनर्वास केंद्र बनाया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में संपन्न 28 मीटिंग NTCA के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में टाइगर की मौत के मामले में जो है पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है और टोटल इंडिया में 166 टाइगर की हुई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के द्वारा जो है 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार शिप्रा नदी के तट पर ध्वज फहराकर इतिहास रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूविज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला क्रेफोर्ड प्राइज 2026 किस भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी को दिया गया है? तो ये दिया गया है वीरवर्धन रामानाथन को। तो भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी वीरभद्रन रामनाथन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा भूविज्ञान के क्षेत्र में 2006 का 26 का क्रेफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है और ये पुरस्कार जो है रामनाथन को सुपर पॉल्यूटेंट और वायुमंडलीय भूरे बादलों जिसको एसमॉर्फिक ब्राउन क्लाउड कहते हैं उस पर जो है शोध के लिए दिया गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समझ को बढ़ावा नया रूप दिया गया है इनके द्वारा। तो इसी के लिए जो है इनको ये अवार्ड अभी दिया गया है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो INSA द्वारा जो वैज्ञानिक है अनिल प्रकाश जोशी को राष्ट्रीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई थी। जयंत विष्णु नलिकर एक खगोल शास्त्री, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया था। IIT कानपुर की प्रोफेसर बुशरा अति को घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार पर 2025 प्रदान किया गया है। ब्रिटेन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा भारतीय मूल अमेरिकी खगोल शास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टाइलर अवार्ड 2026
पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी डॉक्टर टोबी कियर्स। मोजाम्बिक की जो ग्रेका माशेल को एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। 2026 के लिए 131 जो है पद्म सम्मान का ऐलान हुआ था, जिसमें जो है पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 को। एस्ट्रोनॉट शिवांशु शुक्ला को जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिया गया है और शौर्य चक्र 13 लोगों को। साल 2026 के लिए 125 वीरता पदक प्रदान किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है और संस्थागत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को कौन सा अवार्ड मिला है? तो अभी इनको म्यूजिक का बहुत बड़ा अवार्ड, जिसको हम ग्रैमी अवार्ड कहते हैं, वो इनको मिला है। अब आपको थोड़ा अचंभा होगा कि इनको ग्रैमी अवार्ड कैसे, आइए देखते हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी हैं। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 90 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैमी म्यूजिक अवार्ड जीता गया है। लॉस एंजल्स में जो 68 ग्रैमी अवार्ड्स हुआ था, उसमें स्पोकन वर्ड एल्बम का नाम क्या है? मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए उन्हें बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड श्रेणी का अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा जो है इसी ग्रैमी अवार्ड में केंड्रिक लैमर ने रैप एल्बम और रैप सॉन्ग सहित रैप की कुल 5 श्रेणी में पुरस्कार जीतकर रैप की श्रेणी में सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड पाने वाले रैपर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ग्रैमी अवार्ड से देखें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लूथर, केंड्रिक लेमर और SJDS को। एल्बम ऑफ द ईयर में हुआ है देवी तिरार मास फोटोज बैड बनी को। सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है वाइल्ड फ्लावर, बिली आइलेस और फिनिस को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ब्रिटिश सिंगर ओलिविया डिंग को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ऑस्कर 2026 में 16 नामांकन कर सीनर जो है ऑस्कर इतिहास में सबसे अधिक नामांकन का रिकॉर्ड बनाया गया था। 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इलाई राजा को पद्म पानी अवार्ड 2026 दिया गया था। ऑस्कर 2026 के लिए शुरुआती एलिजिबिलिटी लिस्ट में भारत की 4 फिल्में पाई गई हैं पात्र, वह कंतारा, तन्वी द ग्रेट, नरसिम्हा अवतार और टूरिस्ट फैमिली। कैलिफोर्निया में 83rd ग्लोबल गोल्डन अवार्ड में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड 2 हैमनेट और 1 बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। ऑस्कर कंटेंशन लिस्ट 2026 में नामित पहली मराठी फिल्म है 10 अवतार। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी टॉप 67 स्टाइल्स हस्ती में भारत के शाहरुख खान को स्थान मिला है। सऊदी अरेबिया में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया था। शुभांगी दत्त को तन्वी द ग्रेट के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। टोरंटो में जो मोजाम्बिक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में पायरे फिल्म को अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए। भारत के साउंड ऑफ कुंभ एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब जिसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पर विवाद हो रहा है अभी, जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है लोग अभी जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें। तो इनका नाम है जो है MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है और ये पूर्व सेना अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इनके द्वारा जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो है बुक लिखा गया है, ये भारतीय सेना के 28वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। और इनकी ज़रा जो बुक जो है ये अभी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन इसके कुछ पार्ट जो हैं वो अभी चर्चे में आए हैं, जो कि डिबेट का कारण बने, क्योंकि इस बुक में जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, इनकी मिलिट्री कैरियर, क्रिटिकल इवेंट्स, खासकर जो 2020 में जो गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था चाइना के साथ, और जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है जो सरकार के द्वारा लाई गई थी
सेना में भर्ती के लिए, उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई, जिसके कारण जो है इंडियन पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर्स के द्वारा जो है ये सरकार पे ये कहा गया कि बहुत सारे तथ्यों को सरकार के द्वारा जो है छुपाया गया है और उसको सही तरीके से बताया नहीं गया है। इसका जो पब्लिकेशन वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा होना था, जो कि अभी पब्लिश नहीं हुआ है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मिलना बाकी है। तो इसी के ऊपर जो है अभी संसद में काफ़ी हंगामा हो रहा है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है बुक से रिलेटेड फैक्ट हम देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2025 जो दिया गया था लैचलो क्रांस होइको को दिया गया था। सलमान रुश्दी एक प्रसिद्ध लेखक है, उनको डेंटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। फ्लैश किताब के लिए जो है डेविड एस चले को बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया था। मानवाधिकार लेखन के लिए मुरे अवार्ड 2025 जो है नेहा दीक्षित को दिया गया था, उनकी किताब द मेनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए। और शिखर धवन के द्वारा जो है किताब लिखी गई है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड के किस फिल्म मेकर द्वारा ग्रैमी अवार्ड्स जीतकर ई गॉड क्लब में शामिल होकर ऐतिहासिक जो है उपलब्धि हासिल की गई है? तो इनका जो नाम है वो है स्टीफन स्पीलबर्ग। तो हॉलीवुड के फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपने करियर में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ ली है। अपने ग्रैमी अवार्ड के साथ स्पीलबर्ग अब दुनिया के बेहद खास और चुनिंदा ई गॉड क्लब में शामिल हो गए हैं और उन्हें ये ग्रैमी अवार्ड महान संगीतकार जॉन विलियम्स के संगीत पर बनी म्यूजिक फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक फिल्म कैटेगरी में मिला। अब ई गॉड क्या है? ई फॉर जो है, ई से एमी है, जी से ग्रैमी है, ओ से ऑस्कर है, टी से टोनी है। जो एमी है ये टेलीविज़न में दिया जाता है, ग्रैमी जो है ये म्यूज़िक में दिया जाता है, ऑस्कर जो है ये फिल्मों के लिए दिया जाता है और टी जो टोनी है ये थिएटर्स के लिए दिया जाता है। तो इनके द्वारा जो है अभी ग्रैमी अवार्ड इनके द्वारा जो ये सारे अवार्ड जीते गए थे, इसके अलावा जो बस ग्रैमी बचा था जो इस बार इन्होंने जीता है और इसी के साथ जो है ई गॉड की ये असाधारण उपलब्धि इन्होंने पूरी कर ली है, क्योंकि एक आदमी का इन सारे अलग अलग फील्ड में अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात है। ये कब अभी तक सिर्फ 20 कलाकारों के द्वारा ये क्लब में जगह बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में चर्चित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए है, जो अभी निर्मला सीतारमन जी द्वारा जो है बजट 2026 पेश किया गया था, तो उसमें इस इकोनॉमी की चर्चा की गई थी, बात की गई थी। तो पढ़ते हैं ये क्या है कि ऑरेंज इकोनॉमी एक नया कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आय, रोजगार और एक्सपोर्ट जनरेट करने के लिए क्रिएटिविटी, कल्चर और आर्ट का प्रयोग होता है। जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं, डिज़ाइनर हैं या गेम डेवलपर या फिर अच्छी कहानियाँ लिखते हैं तो ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं। ऑरेंज इकोनॉमिक शब्द जो है सबसे पहले जो कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान मार्केज ने 2013 में जो है लोकप्रिय बनाया था, जहाँ कल्चर और क्रिएटिविटी को आर्थिक तरक्की का इंजन माना गया। जैसे यूट्यूबर है, ये गेमर है, ये क्या करते हैं, इनके पास एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है जिसके थ्रू जो है ये इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो बजट में गेमिंग समेत अन्य क्रिएटिविटी सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है और आर्थिक सर्वेक्षण के ये सेक्टर भारत को दुनिया का ग्लोबल क्रिएटिव हब बनाने पे भी मदद करेगा। अभी बजट भाषण में निर्मला सीतारमन द्वारा कहा गया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो कि मुंबई में है, वो देश में 15,000 हाई स्कूल और 500 कॉलेजों में एबीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने में मदद करेगा। इन लैब से स्टूडेंट को डिजिटल कंटेंट डिजाइन और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में शुरुआती स्तर से ही ट्रेनिंग मिलेगी। शिक्षण संस्थाओं में ये लैब्स खोली जाएंगी, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करने वाले युवाओं को काफ़ी फायदा होगा और इसके लिए नए सेटअप लगाए जाएंगे। तो ऑरेंज इकोनॉमी को जो है देश में बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि अभी उसी का काफ़ी जमाना है। लोग जो है इससे काफ़ी अच्छा जो है आर्थिक जो है रोजगार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम यूरोप से रिलेटेड जितना भी हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, उसका एक हम रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिटेन से पहले फैक्ट देख लेते हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पे आए थे।
इसके अलावा ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा सयाल को डेमहुड से सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन के द्वारा रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा भारतीय मूल अमेरिकी खगोलशास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को गोल्ड मेडल दिया गया था। ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय मूल के 4 सदस्यों द्वारा पदभार ग्रहण किया गया था। हाल ही में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मतदान हुआ था। यूके की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा सीबीएसई बोर्ड से 12th की क्वालिफिकेशन को मान्यता दी गई है। और हाल ही में जो डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है जिसको ब्रिटेन के द्वारा वापस मॉरिशस को दिया जा रहा है। फ्रांस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन लोकार्नो ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। यूक्रेन के द्वारा फ्रांस के राफेल विमान को खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया है जो कि पास भी हो गया है। ठीक है, G7 समिट 2026 जो है वो फ्रांस में होगा। और उत्तरी यूरोप में जो भीषण तूफान आया था गोरेटी, इसका नामकरण फ्रांस के द्वारा किया गया है। और ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों पे इंटरनेट पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्पेन से पढ़े तो स्पेन के राजा फिलिप तृतीय द्वारा ढाले गए सोने की नीलामी में यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बना था। फीफा रैंकिंग 2025 में ये टॉप पे स्पेन थी। इटली के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो टजानी भारत दौरे पे आए थे। 26 जनवरी 2026 के परेड पे मुख्य अतिथि थे उर्सुला वॉन डेर लियोन यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल के एंटोनियो कोस्टा। इसके अलावा जो है ग्रीनलैंड के द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा देश का सबसे गहरा आर्कटिक गैस शिप खोजा गया है। नॉर्वे देश के द्वारा नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए दुनिया की पहली पैनोरामिक नाइट ट्रेन लॉन्च की गई थी। यूरो को अपनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश बना है बुल्गारिया। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क। आयरलैंड जो है इसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पुराना प्रागैतिहासिक बसाहट शहर खोजा गया था आयरलैंड में। यूरोपियन यूनियन द्वारा जो है कार्बन टैक्स सी बैम लगाया गया है। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है एफटीए को फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको मर्डर ऑफ ऑल डील कहते हैं, इसका जो है इस पे समझौता हुआ है, इस पे हस्ताक्षर हुए हैं। जर्मनी के द्वारा भारत के नागरिकों को वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा प्रदान की गई है। और नाटो के द्वारा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस चलाया जा रहा है। कल हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। आज का क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की आधिकारिक शुरुआत किस शहर से की थी। आपके ऑप्शन है वाशिंगटन, लंदन, दावोस और न्यूयॉर्क। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ये था आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो मुझे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।